आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है भाई, ये मोल कंसेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ये सिर्फ ये नहीं कि यहां पर क्लास 11 में ही हेल्प करेगा, ये जितने भी पूरी केमिस्ट्री की एबीसीडी मान लो इसको, मतलब पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमें मोल कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। हमने पहले लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा था। लिमिटिंग रिएजेंट को मैंने एटॉमिक मास के मेथड से आपको समझाया था, तो उसको हम मोल के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो आज मैं मोल कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, पूरा समझ लेना क्या है क्या नहीं है। इसमें बहुत जनरल टर्म्स आती हैं, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं, तो वो सारी कंफ्यूजन्स को भी आज ही हम लोग क्लियर करेंगे। और इस मोल के बेसिस पे आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, बात करें इक्विलिब्रियम चैप्टर में है केमिकल आयनिक, हमें बहुत सारे मोल कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वहां पर बहुत काम आएगा मोल कंसेप्ट। सेकंड रेडॉक्स चैप्टर की बात करें, रेडॉक्स चैप्टर हिल भी नहीं सकता, आप बैलेंसिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको मोल्स की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, दैट इज मोल कंसेप्ट। चलो भाई शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि आखिर ये मोल है क्या। तो मोल क्या है? मोल भाई एक नंबर है। मोल क्या है? एक क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, जरा ध्यान से समझो। मोल कहते हैं कि मोल इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर। क्या नंबर है? तो ऐसे 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, आगे जो वर्ड लिखते हैं दैट इज पार्टिकल्स या फिर एंटिटीज, कुछ भी। मतलब 1 मोल का मतलब होगा इतना। अब इतने में कुछ भी पूछ ले, मान लो अगर मुझसे कोई पूछे कि 1 मोल कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम्स, तो इसका मतलब क्या है? तो 1 मोल कार्बन एटम्स का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स, यानी कि इतने एटम्स हो गए। अगर कोई मुझसे पूछे कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, अगर कोई पूछे 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब क्या होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोल वर्ड कहीं भी आ जा रहा है तो उसका मतलब होगा कि उतने ही एटम्स होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। आयंस के फॉर्म में भी ऐसा होगा। अगर मान लो कोई बोले 1 मोल मैग्नीशियम आयंस, 1 मोल मैग्नीशियम आयंस, तो उसका भी मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम आयंस, यानी कि इतने नंबर ऑफ आयंस मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अगर पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो हुआ क्या, जैसे कि साइंटिस्ट लोगों को जरूरत पड़ी कि 1 मोल टोटल एटम्स कितने मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी एक, मान लो हमने ये क्यूब ले लिया, ठीक है, तो और इस क्यूब में अगर मुझसे कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स पड़ेंगे, तो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, पहले वो लॉ कर रहे थे, बाद में उनको फिजिक्स में रुचि हुई, मैथ्स में रुचि हुई, रिसर्च में आए और फिर उन्होंने ये नंबर इजाद किया, एवोगैड्रो नाम है। इसी नंबर को फिर हम एवोगैड्रोस नंबर के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़ा नंबर है एवोगैड्रो नंबर, इसको हम Na से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Na से। तो क्या है, समझ में आया कि मोल कुछ भी नहीं है, मोल का मतलब है कि उतने नंबर। ठीक है, अब ये चीज तो बच्चों को बहुत आराम से समझ में आ जाती है कि मोल का मतलब है इतने नंबर, ये नंबर, लेकिन इससे काफी सारी चीजें हमारी रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है कि भाई एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, उसके हिसाब से इसको समझते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी कि मोल कुछ भी नहीं है। मोल है कि बस 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल्स होंगे, वो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या है। हुआ क्या, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि केजी क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं तो केजी क्या है, तो हुआ क्या, बहुत पुराने टाइम पर लंदन के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है एक बार को, एक आयरन के बार को साइंटिस्ट लोगों ने, जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने मान लिया कि इसका मास है 1 केजी, इसका मास है 1 केजी, यानी कि दुनिया में अब कोई भी चीज अगर इतनी भारी हुई तो उसको मैं 1 किलो नाम दूंगा। तो अगर इसको 1 किलो नाम दिया गया तो इसके हिसाब से हम लोग बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं।
जैसे मान लो मुझे एक सिलेंडर का मास निकालना हुआ, मुझे मास कैलकुलेट करने बोला कि इस सिलेंडर का मास कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक वेइंग, ठीक है, ये वेइंग मशीन लूंगा। इस वेइंग मशीन में एक तरफ तो रख दूंगा इस सिलेंडर को, और एक तरफ ऐसे ही इतने ही वजन के मैं बार रखने चालू करूंगा। मान लो इसको रखते 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 मुझे यहां पर 5 बार की जरूरत हुई, 5 ऐसे आयरन बार की जरूरत हुई, तो मैं बता देता हूं कि ये कितना है, 5 केजी। तो ये चीज कितने की है, 5 केजी। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, एटॉमिक मास की, कि कैसे पता लगा कि एक एटम का मास कितना होगा। किसकी बात कर रहा हूं, एक एटम का मास। अभी स्टार्ट करेंगे, जरा इसको समझ लो पहले। तो किलो के लिए एक चीज कंसीडर करके रखी, क्या, कि भाई एक बार ले लो आयरन का, अगर इतनी वजन वाली कोई भी चीज है तो उसको मैं क्या मानूंगा कि वो 1 केजी है। और इस सिलेंडर को रखने के लिए मुझे ऐसे 5 बार की जरूरत हुई, तो इसको बोल दिया गया कि ये 5 केजी है। ऐसे ही अगर किसी और चीज का वजन लगाने के लिए मेरे को ऐसे 10 की जरूरत हुई, तो 10 किलो। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको इन्होंने एक स्टैंडर्ड मान लिया। इसको क्या करा, एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक फिक्स क्वांटिटी मान ली कि भाई इतना होगा, उसके हिसाब से बाकी चीजों का वजन देखा जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं एटॉमिक मास की तरफ। तो एटॉमिक मास में क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि 1 एटम का मास एक कंसीडर कर लिया कि एक एटम का मास जो होगा वो क्या होगा। एक एटम का मास उन्होंने कंसीडर किया कि 1/12 ऑफ, ध्यान से समझ लो, जैसा समझा रहा हूं वैसा समझते जाओ, सारे क्वेश्चंस होंगे। 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन के बेटा जी 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13, 14। लेकिन जब इस मास ऑफ 1 एटम की डिस्कवरी हुई, तब कार्बन का केवल 12 आइसोटोप ही नोन था। नेचर में तो थे, लेकिन जो रिसर्च हुई थी उस टाइम पर कार्बन के 12 आइसोटोप का पता लगा। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप, उसको बोला गया कि हां ये मेरा एक एटम का मास है। बात समझ में आई। अब अगर ये एक एटम का मास है, तो इसके बेसिस पे, जैसे एक आयरन के बार को उन्होंने 1 केजी मान लिया, तो इसके बेसिस पे उन्होंने बाकियों के वजन निकालने स्टार्ट किए। तो जब स्टार्ट किए तो ऐसे आया कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ एक ऑक्सीजन एटम, तो एक ऑक्सीजन का एटम का मास कितना आया, वो आया 16 टाइम्स 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। यानी कि वो 16 गुना आया इस मास ऑफ 1 एटम के। इसीलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम 16 पढ़ते हैं। अभी और देखेंगे आगे, देखो जैसे मास ऑफ, अगर मुझसे पूछ लिया 1 सोडियम एटम का मास बताओ, तो 1 सोडियम एटम का मास, तो ये कितना है 23 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। बात समझ में आई। तो सोडियम एटम का जब मास किया गया तो वो 23 गुना आया, जब ऑक्सीजन एटम का क्या 16 गुना आया। तो हम इस डिजिट को ना बार बार लिख रहे थे, 1/12 ऑफ मास ऑफ दिस एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ दिस एटम, तो बार बार लिख रहे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि क्यों ना हम इसको एक यूनिट बना ले। जैसे हम वो बार को बार बार आयरन बार, जैसे आयरन का बार है तो हम लिखेंगे कि ये 10 आयरन बार के बराबर आया, ये 15 आयरन बार के बराबर आया, तो उसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, केजी लिख दिया। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, इन्होंने इसको एक यूनिट मान लिया और इन्होंने इस यूनिट को क्या नाम दिया, AMU। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या है ये AMU। तो AMU क्या है कि 1 AMU मेरा किसके बराबर होगा, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। क्लियर है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 AMU से हमारा यहां क्या आया कि 1 AMU क्या कंसीडर किया, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ये कंसीडर किया गया। इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना आया, 16 AMU। बोलो बेटा जी 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 AMU के बराबर है, तो यहां से ये किसके बराबर जाएगा, 16 AMU। ये किसकी बात हो रही है, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, केवल एक की बात हो रही है। तो क्या किया फिर सोडियम एटम का मास, तो इसको कितना लिख सकता हूं मैं, 23 AMU। क्लियर है भाई, समझ में आया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। इस AMU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक
मास यूनिट। समझ में आया? क्लियर है भाई? एक एटम का मास उन्होंने क्या स्टैंडर्ड मान लिया, स्टैंडर्ड। अच्छा, कार्बन 12 आइसोटोप क्यों लिया? क्योंकि आप देखो कार्बन हर जगह है, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें चल रही है हर जगह कार्बन है, और उस टाइम पर कार्बन पे ही सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने कार्बन को माना था। तो एक एटम जो हमारा स्टैंडर्ड माना कि 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, इसको उन्होंने एक एटम का मास माना। तो उससे रिलेटिव फिर वो बाकी चीजें निकाले गए। अब मैंने एक वर्ड बोला क्या, कि उसको रिलेट करते हुए। देखो बेटा, हम कुछ भी चीज निकालते हैं, हम जैसे 5 किलो चीनी लेने जाते हैं, तो वो क्या करता है, उस एक आयरन बार के 5 बट्टे रखता है, यानी कि वो हमेशा रिलेटिव नेचर निकालता है। किसी एक की एब्सोल्यूट वैल्यू हमको नहीं पता। बात समझ में आई? जो वो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमें फिक्स नहीं पता। वो क्या करता है, वो 1 किलो के 5 बट्टे रखेगा, उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि हाँ ये 5 kg की चीज है। तो हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, रिलेट कर रहे हैं चीजों को। इसीलिए बहुत ध्यान से समझ लो, एटॉमिक मास यूनिट को ही, एटॉमिक मास यूनिट को ही हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या लिखते हैं बेटा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है? समझ में आ गया कि एटॉमिक मास यूनिट जो हमारा AMU है वही क्या होगा मेरा, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है? क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूं, मैं बार बार रिलेट कर रहा हूं कि ये इससे 16 गुना ज्यादा है, ये इससे 23 गुना ज्यादा है। अगर बाकी चीज वो कोई हो सकता है 15 गुना ज्यादा निकले, फास्फोरस एटम की बात करें तो 15 गुना ज्यादा निकला, तो इस हिसाब से हम 30 गुना ज्यादा निकला, सॉरी, तो इसी हिसाब से हम दुनिया भर की चीजें निकाल सकते हैं कि भाई वो रिलेट करके। तो वो क्या कर रहा है, रिलेटिव नेचर निकाल रहा है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते, आगे देखते। एटॉमिक मास यूनिट समझ में आया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप का अगर 1/12 हिस्सा ले ले तो वो क्या बताया मेरे को, वो मुझे बताएगा मास ऑफ वन एटम के बारे में। अब अगर मुझे इस मास ऑफ वन एटम की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में जानकारी हो जाए, मास ऑफ वन एटम की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बेटा जी अगर जानकारी हो जाए तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं चीजों को। तो देखो क्या सामने आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर। आज हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग इजीली जो है किसी का भी मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वन एटम अगर मेरा आ जाए, क्या आया, 1 AMU बेटा जी मेरा किसके बराबर है, 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, इसके बराबर है। लेकिन अगर मुझे मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप पता लग जाए तो मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकता हूं, फिक्स वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ऐसा देखा गया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू जब हमने इसकी वैल्यू निकाली, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये कितनी आई, ये आई 1.99 इंटू 10⁻⁻⁻³ ग्राम। कितनी आई, 1.99 इंटू 10⁻⁻⁻³ ग्राम। ये मेरी किसकी वैल्यू आई, मास ऑफ वन एटम ऑफ ये। अगर लेकिन मैं मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 आइसोटोप की, तो यानी कि यहां से मैं 1 AMU की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मैं 1 AMU की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मास ऑफ 1 AMU कितना हो जाएगा, 1/12 ऑफ दिस नंबर। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻⁻² ग्राम। ये वैल्यू कितनी आती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम। ध्यान देने वाली बात क्या है, यही बेटा बराबर होता है 1/6.022 इंटू 10⁻23 के। यानी कि यहां से एक मेरा फॉर्मूला बन गया कि यही हो जाएगा 1/NA। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 AMU किसके बराबर आ गया, 1/में एवोगैड्रो नंबर के। और ये किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम। और अगर मैं इसी को केजी में कन्वर्ट करूं तो ध्यान देना, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। क्या यही प्रोटॉन का मास नहीं होता, बोलो? क्लियर है? ये किसके बराबर आता है, यही तो होता है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगले चैप्टर में हमको बहुत चर्चाएं करनी है, हम तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में।
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी देखेंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी देखेंगे, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि 1 AMU की मेरी वैल्यू कितनी आई, 1 बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। क्लियर है, ये सारा नोट कर लो, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ लिया। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में काफी सारी जानकारी मिल गई। 1 AMU है क्या, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, वो मेरा 1 AMU है। 1 AMU का फॉर्मूला क्या आता है, 1 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। 1 AMU का एक्चुअल मास कितना है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, या फिर केजी में कर लोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, मोलर मास। बहुत ध्यान से समझना, क्या है मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या कहता है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। अभी तक हम मास ऑफ 1 एटम की बात कर रहे थे, मास ऑफ 1 एटम की बात कर रहे थे। मान लो ये पार्टिकल, मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 1 मोल एटम है, इस बॉक्स के अंदर 1 मोल एटम है। तो अगर इसमें से मैं एक एटम निकाल लूं बाहर, इसमें से एक एटम, तो अभी तक हम इसकी बात कर रहे थे कि इस एक एटम का मास कितना है। लेकिन अगर मैं इस पूरे 1 मोल एटम के मास की बात करूं, तो यहां देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो उसके लिए हम मोलर मास यूज करते हैं। तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। और मास ऑफ 1 मोल एटम्स किससे हम इसको डिनोट करते हैं, ग्राम में लिखेंगे बेटा जी। हम इसकी वैल्यू किस में लिखेंगे, ग्राम में। अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो। अगर कोई मुझसे कोई पूछे कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास अगर मैं ग्राम में लिख दूं तो वो मेरा क्या होगा, मोलर मास होगा। क्लियर है। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है मुझे। 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास मुझे पता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास हमने अभी निकाला था, वो हमारा आया था 16 AMU। कितना आया था, 16 AMU। ठीक है, ये किसका है, एक ऑक्सीजन एटम का। तो अगर मुझे 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए, अगर मुझे 1 मोल ऑक्सीजन एटम का चाहिए, तो एक एटम का इतना, तो 1 मोल क्या होता है, Na एंटिटीज, Na पार्टिकल। तो 1 मोल एटम का कितना होगा, 16 इंटू में Na। बोलो, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का 16 इंटू में Na इंटू AMU लिख लो। क्लियर है, एक सेकेंड, 16 इंटू में Na AMU, मुझे इतनी की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात बताओ, 1 AMU की हम लोगों को पता है कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 AMU 1 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो यानी कि अगर मेरे को 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात करेगा तो वो क्या होगा, 16 इंटू Na इंटू 1 अपॉन Na। बोलो, 1 AMU 1 अपॉन Na के बराबर है, हमने अभी निकाला था, जिसमें 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मेरा वैल्यू आई थी। तो उसको मैंने देखा था, तो वो एवोगैड्रो नंबर का इनवर्स ही है, 1 अपॉन Na है। तो यहां से Na और Na बेटा जी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और Na कैंसल आउट हो गए, यहां मेरी वैल्यू किस में आएगी, ग्राम में। अब ध्यान से समझो इस चीज को कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 ग्राम। लेकिन एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 AMU। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास तो कितना है, 16 ग्राम। लेकिन एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 AMU। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, AMU केवल एक एटम के मास के लिए करते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे एटम्स हैं और इस कमरे में मान लो बहुत सारे एटम्स हैं और मैं यहां से एक एटम का मास निकालूं, तो उस एक एटम के मास के लिए मैं AMU का यूज करता हूं। लेकिन अगर मैं
पूरे मोल की बात करूं कि इस कमरे में 1 मोल एटम्स है, उन 1 मोल एटम्स का मास कितना होगा, तो उसके लिए मैं ग्राम का यूज करता हूं। क्लियर है, समझ में आ गया, हो गई कंफ्यूजन दूर कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो अब समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मोलर मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में, तो इसीलिए मोलर मास को क्या लिखा जाता है, हम इसको ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा जी, ग्राम एटॉमिक मास। और वहां पर हमने क्या बताया था कि एएमयू को हम क्या लिख सकते हैं, एएमयू को हम लिख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एएमयू को क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों, वहां हम एक एटम से रिलेट कर रहे थे, यहां पर 1 मोल एटम का मास है। क्लियर है, मोल समझ में आया, थोड़ा बहुत ये नोट कर लिया। अब बस एक चीज में कंक्लूड कर दूं, वो कंक्लूजन देख लो, उसके बाद आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आ चुका है। तो देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का एक मास तो तू 16 एएमयू बता रहा है और एक मास तू 16 ग्राम बता रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस ये है, यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, 1 मोल। और यहां पर 1 एटम ऑक्सीजन है, यहां पर कितना है, 1 एटम ऑक्सीजन है। और एक बात सुन लो, और एक बात सुन लो, इसी एएमयू को हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं बेटा जी, इसी एएमयू को हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का मतलब होगा एटॉमिक मास यूनिट। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यू का मतलब क्या होगा, यूनिफाइड मास। ग्राम जो हम ग्राम में डिनोट करते हैं वो होता है हमारा मोलर मास, वो होता है हमारा मोलर मास, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। उसी को क्या बोलेंगे बेटा जी, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है, समझ में आया, मोल कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया। मोल क्या है, मोल क्या है, मोल एक नंबर है, जैसे वजन है, वेट है, वेट एक नंबर है जो हम केजी में करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, उसी तरीके से मोल एक नंबर है, फिक्स है कि अगर 1 मोल कोई भी एटम है तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। समझ में आया, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो आज हमने ये सारे के सारे यूनिट्स एक बार देख ली हैं, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना। मोल कंसेप्ट की एक और वीडियो बनाऊंगा, उस एक वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस रखूंगा, चाहे एनसीईआरटी, जेई या फिर प्रीवियस ईयर नीट वगैरह जहां पे भी क्वेश्चंस आए होंगे, मैं उससे क्वेश्चंस रखूंगा। जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी। क्लियर है, तो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। मोल कंसेप्ट का एक पता लग गया कि ठीक है कि होता क्या है, मोल मतलब है एक फिक्स नंबर, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस मोल कंसेप्ट के बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे। हम इसको मास के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे 2-4 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है भाई, खुश रहो, पढ़ते रहो।